नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र क्या होता है और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है और क्यों नक्षत्र एक इंसान को हद से ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नक्षत्र का संधि विच्छेद करके देखिए। नक्षत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, नक्ष जमा अत्र। नक्श का मतलब आप समझते ही हैं, नकश, नक्शा, तस्वीर, चेहरा। अत्र का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है अत्र, यहां से। ठीक है, मतलब एक तरह से जिधर आप खड़े हो उधर से आसमान कैसा दिखता है, क्योंकि नकश आसमान को भी बोलते हैं। ठीक है ना, वहां से आसमान कैसा दिखता है, यह वर्ड नक्षत्र के रूप में प्रचलित हुआ। यजुर्वेद में एक श्लोक है, उसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है। दूसरे श्लोक में यह भी पूछा जाता है कि ये संसार कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। जवाब ये होता है कि जहां से आप खड़े हैं वहीं से शुरू है, और जहां पे आपका लास्ट स्टेप आएगा और वहां पे वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपसे ही शुरू है, आपसे ही खत्म है। यही परिभाषा नक्षत्र पे भी चलती है कि जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है कि जहां पर आप खड़े हो वहां से आसमान कैसा दिखता है, इस चीज को, इस कैलकुलेशन को नक्षत्र कह के पुकारा गया। अगर हम सिंपल सी ऋग्वेद को फॉलो करते हैं तो ऋग्वेद में एक श्लोक है, अपत्य ताव्यो यथा नक्षत्र यंते तुभि सुराय विश्व चक्षसे। ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको श्लोक। इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक का मतलब है कि जो विश्व का चक्षु है, चक्षु बोलते हैं आंख को, विश्व का चक्षु यानी सूर्य, सूर्य के आते ही सभी तारे और नक्षत्र उसी तरह चले जाते हैं जैसे चोर चला जाता है सैनिक को देखकर या सिपाही को देखकर। तो ऋग्वेद का ये श्लोक हमें कुछ इंडिकेशन देना चाह रहा है। पहली बात, ये शुरुआती श्लोक है, तो शुरुआत में ये बता रहा है कि तारों और नक्षत्रों को अभी तक अलग नहीं किया गया, मतलब एक तरह समझा जा रहा है। ठीक है, एक बात ये कह रहा है कि सूर्य के आते ही, यानी जो पर्सन, या ऐसा समझ लीजिए कि जो पर्सन क्लियर है लाइफ को लेके, या जिसका सूर्य अच्छा है, वो नक्षत्रों से अलग भी चल सकता है, जिस बेसिस पर लाल किताब लिखी गई है। जैसे लाल किताब कहते हैं ना, कोई राशि की कैलकुलेशन नहीं, कोई नक्षत्र की कैलकुलेशन नहीं। तो ऋग्वेद का ये श्लोक ये बताता है। ठीक है ना, कुछ हद तक ये भी बता रहा है कि शुरुआत में तारों और नक्षत्रों में कोई चेंज नहीं समझा गया, एक जैसे ही समझे गए। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, तारे और नक्षत्र रात को दिखाई देते हैं, यानी रात के बलि हो जाते हैं चंद्रमा के। ठीक है ना, तो इंसान जैसे जैसे मानसिक विषयों में उलझता जाता है, उन पर तारों का और नक्षत्र का प्रभाव बढ़ता जाता है। कुछ हद तक ये श्लोक हमें समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो चलो एक बात हो गई। ठीक है, लेकिन नक्षत्र है क्या, यहां पर हम अभी भी खड़े हुए हैं। ठीक है, वेदों की देखो एक आदत होती है, जब भी हम कोई वेद पुराण पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो सबसे पहले ही बता दी जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो जो सबसे पहला बाइट होता है वो बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, और जो सबसे लास्ट बाइट होता है वो हमारे मन को सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। ठीक है ना, तो वेद भी कुछ इस तरह से ही है कि वेद शुरुआत में ही, शुरुआती श्लोकों में ही सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि कब ये चीज काम करेगी, कब ये चीज नहीं करेगी। ठीक है ना, तो शुरुआती श्लोक में बता दिया कि सूर्य अगर ठीक है, व्यक्ति आत्मा कारक के नजदीक है, तो नक्षत्रों का प्रभाव कम पड़ेगा। अब एक दूसरा श्लोक आता है अथर्ववेद में, सॉरी ऋग्वेद में, अथो नक्षत्राणा मेषामुपस्ते सोम अहित। ये बहुत बड़ा श्लोक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, ऋग्वेद का ये श्लोक कह रहा है कि इन नक्षत्रों में सोम है, यानी जब हम ऋग्वेद को आगे पढ़ते चले गए तब वो तारों में और नक्षत्रों में भेद करना सीख गया
कि जितने भी तारे हैं, तारामंडल हैं, तारों के समूह हैं, तारों के गुच्छे हैं, उसमें से कुछ गुच्छे, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स इस तरह के हैं जिनके अंदर सोम है। सोम माने एक डिवाइन, आप एनर्जी समझ लीजिए, ठीक है ना। इनमें से कुछ गुच्छों का जब धरती के साथ अलाइनमेंट हो रहा है तो उस समय कुछ स्पेशल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। वेदों में क्या बताया गया कि इंद्र सोम पिए बिना कोई भी काम नहीं करेगा। तो सोम कोई पीने की चीज भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है ना, जो शरीर में बन सकता है, ठीक है। योग में कहा जाता है कि जो सोम को जान जाएगा वो राजा जरूर बनेगा, ठीक है ना। चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, पानी को भी सोम कहते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद, सॉरी, ऋग्वेद का वो श्लोक कह रहा है, तारों का समूह जिनके अंदर पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को प्रभावित करने की क्षमता है उसे नक्षत्र समझा जाए, ठीक है ना। यानी कुछ तारों के समूह ऐसे हैं जिनके अंदर से वाइब्रेशन निकल रही है, जिस वाइब्रेशन को सोम कह दिया, कि इंसान के वाटर लेवल या मेमोरी या दिमाग को प्रभावित कर सकती है, ठीक है ना। मनस यानी मन पर उसका प्रभाव हो रहा है। इस वजह से नक्षत्र को अलग से कैटेगराइज्ड किया गया और इसलिए उसको ताकतवर माना गया, ठीक है ना। तो ये नक्षत्र की सिंपल सी एक डेफिनेशन है। नक्षत्र क्या होता है कि आकाश में कुछ तारों के समूह ऐसे हैं कि जब धरती से उनका अलाइनमेंट होता है तब धरती पर और धरती पर रहने वाले लोगों के ऊपर, जीवों के ऊपर चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनको पावरफुल माना गया। अब नक्षत्रों की शेप, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव और क्वालिटी के आधार पर इन सबका नाम भी रख दिया गया, ठीक है ना। हर नक्षत्र के पीछे इतनी ज्यादा या इतनी सारी कहानियां हैं कि अगर आप रिसर्च पर्पस से उन कहानियों को खोलते जाओगे तो आपको सारे गुण और प्रेडिक्शंस मिलते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम आगे के वीडियोस में इनको समझेंगे भी, ठीक है ना। अब कुंडली के हर भाव पर किसी न किसी नक्षत्र का प्रभाव होता है। कुंडली का हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र के अंडर में ही आता है। वो जानना बहुत जरूरी चीज होती है। काफी बार क्या गलती होती है कि लोग कुंडली में सिर्फ नक्षत्र के लॉर्ड को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि किसी व्यक्ति ने देखा कि सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो केतु की पोजीशन देखकर प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रिडिक्शन इस तरह से होती है, लेकिन और भी अच्छी प्रिडिक्शन हो जाए अगर नक्षत्र की खुद की क्वालिटीज के बारे में पता चल जाए। देखिए, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। तो केतु के 3 नक्षत्र कौन से होते हैं? अश्विनी, मघा और मूल। अब अश्विनी नक्षत्र जो है उसकी क्वालिटी मघा और मूल से बिल्कुल डिफरेंट है। ये ट्रेवल भी दिखाता है, हीलिंग भी दिखाता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट भी दिखाता है कई बार। मघा जो है वो राजगद्दी भी दिखाता है, ठीक है। और जो मूल नक्षत्र है वो जड़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखा देता है या जड़ से रिलेटेड कोई अच्छी चीज भी दे देता है। तो सूर्य केतु के नक्षत्र में है लेकिन अश्विनी में है, मघा में है, मूल में है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की प्रेडिक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो नक्षत्र की खुद की क्वालिटीज को बहुत कम लोग समझते हैं। तो उन्हें सिर्फ इतना ही दिखेगा सूर्य केतु के नक्षत्र में है, लेकिन इतनी जानकारी पूरी नहीं होती, ठीक है ना। अब कुल नक्षत्र 27 होते हैं, ठीक है ना, जितने बताए गए हैं कि 27 टाइप के तारों के समूह ऐसे हैं जो इंसान को कुछ हद तक, यानी काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। उसमें से कुछ जगह पर वो एनर्जी हाई हो जाती है और कुछ जगह लो भी हो जाती है। इफेक्ट डाल रहे हैं, कभी हाई कभी लो, उन्हें चरण मान लिया गया। मतलब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, वो भी धीरे धीरे हम समझेंगे। तो 27 को जब आप, एक जोडियाक जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना, गोला, ठीक है ना।
गोले को अगर 360 डिग्री को अगर 27 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आपको 13.20 13 डिग्री 20 मिनट एरिया मिलेगा। तो एक नक्षत्र का एरिया कितना हो गया? 13.20। जबकि एक राशि जो होती है वो 12 राशियां होती है, तो 12 को जब 360 से डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री का मिल जाता है। यानी अगर हम नक्षत्र के बेस पे चले तो हमारी प्रिडिक्शन ज्यादा माइन्यूट हो जाती है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना। अब नक्षत्रों की खुद की क्वालिटीज भी होती हैं। जैसे कुछ नक्षत्र होते हैं जो स्थिर नक्षत्र बोले जाते हैं, स्टेबल नेचर, ठीक है ना। उनका बिहेवियर क्या है? स्टेबल। उन नक्षत्रों में क्या है? स्टेबल बिहेवियर के काम करने चाहिए। कुछ नक्षत्र चल नक्षत्र होते हैं, ठीक है, चलित स्वभाव के काम करने चाहिए, जैसे ट्रेवल करना, ठीक है। उग्र नक्षत्र, अग्रेसिव, ये इस तरह से काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए उग्र नक्षत्र है और धरती का जो जो मून है स्पेशली, ठीक है, या प्लैनेट्स हैं उग्र नक्षत्र के फेर में चल रहे हैं, ठीक है। उनमें कैसे चलते हैं वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो धरती पर अग्रेशन बढ़ जाएगा, धरती पर बढ़ेगा तो धरती के जीवों में भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस वजह से कई बार एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन कर देते हैं कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नक्षत्रों के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च की गई है कि कौन से नक्षत्र में, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में, कौन से अलाइनमेंट में धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा अधोमुखी नक्षत्र, अधोमुखी वर्ड होता है जब अंदर की ओर जाना हो, इंट्रोवर्ट होना हो, जैसे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना। अधोमुखी नक्षत्र भी ऐसे होते हैं जब जीवों पर अंदर की ओर जाने का स्वभाव बन जाता है। सड़क खोदनी हो, सुरंग बनानी हो, टनल बनानी हो, तो अंदर की ओर जाना है। ऊर्ध्वमुखी जब ऊपर की ओर जाना है, सक्सेस लेनी है, अपलिफ्टमेंट चाहिए, रॉकेट लॉन्च करना है, तो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है ना। त्रियंगमुख नक्षत्र, त्रियंगमुख का मतलब होता है जिनमें सीधे सीधे जाना हो, ठीक है ना। ये नक्षत्रों की खुद की क्वालिटीज है और हर नक्षत्र की पर्सनल क्वालिटीज भी बहुत सारी है। और उनको कैसे समझाया गया ऋषि मुनियों ने? कहानियों के द्वारा। और एक एक कहानी इतनी बढ़िया तरीके से राज खोलती जाती है सारे, कि आप आराम से प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। और कई सारे कॉम्बिनेशन भी बन जाते हैं। जैसे किसी वार को कोई नक्षत्र पड़ जाए तो ऑस्पेशियस अच्छा, इनऑस्पेशियस बुरा कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। आपने बड़ा फेमस सुना होगा गुरु पुष्य नक्षत्र, यानी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? गुरु पुष्य। तो अच्छा दिन होता है, अच्छे काम किए जाते हैं। रवि पुष्य, वो भी बड़ा अच्छा होता है। रवि पुष्य यानी रविवार को पुष्य नक्षत्र चल रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और कई कुछ बुरे ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए उग्र नक्षत्र बन गया तो उस दिन लड़ाई बड़ी अच्छी फायदा देगी, केस करना बड़ा फायदा देगा, ठीक है ना। तो नक्षत्रों की क्वालिटीज होती है। तामसिक नक्षत्र, सात्विक नक्षत्र, राजसिक नक्षत्र, ठीक है। तामसिक कौन सा होता है? स्टेबल वाला। राजसिक कौन सा होता है? एक्टिविटी वाला। और सात्विक बिल्कुल सत वाला, हल्का, ठीक है। तो जो ये यूनिवर्सल अलाइनमेंट हो रहे हैं ना धरती के, इनको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। तो एक एक नक्षत्र में क्या कहानी छुपी है, कैसे ये प्रभावित करता है, और ये कुंडलियों पर कैसे अप्लाई किया जाए, ये हमें समझना है। जैसे राशियां समझनी होती है, लेकिन ये राशियों से डेप्थ कैलकुलेशन है, मतलब डबल डेप्थ नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ, ठीक है। तो पहला वीडियो मेरा सिंपल सा था कि नक्षत्र एक्चुअल में होता क्या है। एक यूनिवर्सल अलाइनमेंट होता है जो ज्यादा साइंटिफिक है। इवन आप ये समझ लीजिए कि द्वापर युग तक, ठीक है, द्वापर युग तक जितने भी वो मिलते हैं, हमें क्या कहते हैं, ग्रंथ मिलते हैं ज्योतिष के, तो पता चलता है कि नक्षत्रों की कैलकुलेशन ज्यादा हो रही थी और राशियों की कैलकुलेशन ना के बराबर थी, ठीक है ना। और ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो रही थी। तो हम धीरे धीरे नक्षत्र भी समझेंगे। धन्यवाद।